गदर संगठन आपने सुना होगा। तो गदर मूवमेंट में मेरे दादाजी को फांसी पे चढ़ा दिया लाहौर में। वहाँ पे उनको करतार सिंह सराभा के साथ उनको 1915 में यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यकाल में उनको यहाँ पे अरेस्ट कर दिया था और उनको लाहौर में फांसी पे चढ़ा दिया था। पंजाब में कभी चोरी होती नहीं है, पंजाब में कभी भीख कोई मांगता नहीं है। पंजाब हमेशा पुरान काल से हमने सुना है कि पंजाब हमेशा हमारा रक्षण करता है। महाराष्ट्र के लोग यही देखते हैं कि पंजाब ने हमेशा हमारा रक्षण किया है। भाजपा कार्यालय से ये अगर ये कहते हैं, और दूसरी बात पाकिस्तान से के साथ उनके कितने मधुर संबंध है ये सब हिंदुस्तान जानता है। तो हम वो बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, हम उनके बारे में यही कुछ कहेंगे। मैं हरप्रीत सिंह जसोवाल, तुसी वेख रहे हो पंजाब केसरी जगबाणी टीवी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, BSF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ ਆ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਨੀ ਪਾਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैम सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। नमस्ते। अच्छा, हम हिंदी में बात करेंगे या पंजाबी में? जी हिंदी में बात करेंगे। हिंदी में बात करेंगे। सो बेसिकली मैम बॉम्बे ਦੇ ਨੇ ਤੇ महाराष्ट्रियन या मराठी की गल करी या फिर हिंदी की गल करी, उन्होंने गल करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप पंजाब में आए हैं, पंजाब का माहौल इलेक्शनों को लेकर काफ़ी अभी गरमाया हुआ है। लगातार पंजाब में चुनाव जो सभाएँ होनी हैं वो तो बंद कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन। तो अभी आपको कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे माहौल, एक तो मैं जैसे आज आई तो एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आई कि जो हमारी लड़ाई चल रही थी नशे के विरोध में, हमारे नेता राहुल गांधी जी नशे के खिलाफ लड़ाई का वायदा कर चुके हैं पंजाब के लोगों के साथ, और यहाँ से नशे को मुक्त कर देंगे पंजाब को। ऐसे हमने और हमारे चन्नी साहब ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है हमारे सब कांग्रेस वालों ने, तो उसके लिए हमने FIR कर दिया था। तो उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आज आया है। हाई कोर्ट ने जो यहाँ के मजीठिया करके जो नेता थे अकाली दल के, तो उनका जो हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। वो बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमेशा पंजाब का नाम हम अलग तरीके से सुनते थे। तो एक पंजाब का एक इंडस्ट्रियस है, पंजाब में कभी चोरी होती नहीं है, पंजाब में कभी भीख कोई मांगता नहीं है। पंजाब हमेशा पुरान काल से हमने सुना है कि पंजाब हमेशा हमारा रक्षण करता है। महाराष्ट्र के लोग यही देखते हैं कि पंजाब ने हमेशा हमारा रक्षण किया है, क्योंकि जब भी हूण से लेके अगर इतिहास के काल में देखा जाए तो जब से भी लड़ाइयाँ हुई हैं तो पंजाब पत्थर बन के सीधा तान के हमारे लिए रक्षण करता है। हम महाराष्ट्र में सोते हैं तो पंजाब हमारे पीछे खड़ा है, हमें लगता है, लेकिन वही पंजाब बाद में उड़ता पंजाब बन गया और वो हमें बहुत बुरा लगता था। और ये लोग मजीठिया जैसे लोगों ने उसको उड़ता पंजाब कर दिया था। हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत बुरी आदतें लतें लगा के, हमारी बहुत माएँ अपने बच्चे को खो बैठी थी, हमारी लड़कियां, हमारी बहनें बेवा हो गई थी। तो ये जो हमारे लड़के थे, हमारी जो उनके जो गलत आदतें लगाने वाले, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं सज़ा मिलनी चाहिए थी। वो सज़ा मिलने का काम शुरू हो गया और वो कानून के मुताबिक हो गया, वो हमें अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, आप जैसे हम बात करते हैं पाटिल जी, आपके पूर्वज की बात करेंगे, आपके दादाजी, आपके पिताजी, तो वो भी पंजाब से, आई थिंक उनको कुछ आज़ादी के दौर में कुछ फांसी भी दी, वो पंजाब से थी। जी, हमारे पंजाब से पुराना रिश्ता है क्योंकि गदर संगठन आपने सुना होगा। तो गदर मूवमेंट में मेरे दादाजी को फांसी पे चढ़ा दिया लाहौर में। वहाँ पे उनको करतार सिंह सराभा के साथ उनको 1915 में यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यकाल में उनको यहाँ पे
अरेस्ट कर दिया था और उनको लाहौर में फांसी पे चढ़ा दिया था। तो आपका सीधा नाता है जो पंजाब से है। लेकिन हम बात करें, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट, अभी आप लाहौर की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो आज जो बॉर्डर स्टेट है यहाँ पर BSF का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है। पहले 20 किलोमीटर था, अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन ऐसे ही हम बात करें कि एक कानून देश के लिए नहीं है। अभी गुजरात में जो 80 किलोमीटर था उसको कम करके 50 किलोमीटर कर दिया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि गुजरात का अलग होना चाहिए और इनका ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुजरात का उन्होंने कम कर दिया है। गुजरात में अभी हाल ही में अगर देखा तो जून जुलाई में वहाँ पे 20,000 करोड़ का ड्रग्स वहाँ पे पकड़ा गया, अदानी एयरपोर्ट पे 2 बार पकड़ा गया। उसका आपने न्यूज़ सुना होगा। और पंजाब जैसी जगह पे जहाँ पे लोग रोज़मर्रा की लड़ाई कर रहे हैं, आज यहाँ पे अगर 50 किलोमीटर का आपने कानून किया, तो पंजाब छोटा स्टेट है जहाँ पे आप 50 किलोमीटर का आप कानून हाथ में देते हैं BSF वालों को, तो वहाँ पे हमारे लोग कहाँ जाएंगे? उनके कहाँ पे भी उनके कानून की ताबे में लोगों को ले सकते हैं। तो वहाँ पे ये कानून नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरा खुद का मानना है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाई 1 साल से यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, सरहद पे बैठे हैं। 700 किसान हमारे मर गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार भी नहीं हैं। जब किसान मरते हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे सतपाल मलिक जी जो हमारे राज्यपाल थे, वो उसके लिए बार बार बोले हैं कि बहुत ही रूडली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर मरे हैं तो मरे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर इस तरह से हमारे किसान, मैं किसान परिवार से आती हूँ, तो किसान भाइयों के लिए अगर इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी ने लेनी चाहिए। सिर्फ भाषण करने से, नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल जी। रजनी जी, एक हम बात और जानते हैं कि अभी पीछे जब प्रधानमंत्री देश के फिरोजपुर में आते हैं, तो वहाँ पर जो अगर BSF की बात करें तो 50 किलोमीटर के अंडर जो रिडक्शन आती है, तो लेकिन बहुत सारी एजेंसियाँ लेती हैं। लेकिन उनका जो प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री को कह दीजिए कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा रहा हूँ। जिस देश में प्रधानमंत्री खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते और वो भी वहाँ पर जहाँ पर BSF का वो आता, तो आप इसको कैसे देते हैं? क्या ये एक घड़ी घड़ाई मनगढ़ंत कुछ बात थी या कुछ में सच्चाई थी? मुझे ये लगता है बिल्कुल गलत बताया गया है। मैं आपको एक कहानी और या 2-3 बातें बताना चाहती हूँ कि जब इंदिरा जी थी, इंदिरा जी के ऊपर बहुत बड़े हमले हुए। जब वो उड़ीसा गई थी तो उनके नाक पर खून बहना शुरू हो गया था। कुछ युवकों ने उनको पत्थरबाजी की थी, तो फॉरेन में भी उनको उसकी चर्चा हुई थी। राजीव जी जब जिंदा थे 3 बार उनके ऊपर हमले हुए थे। राजीव जी को जब पत्रकारों ने पूछा कि राजीव जी आप कैसे हैं, उन्होंने बोला आई एम फाइन, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये उनका बड़प्पन उनके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। अगर आप हमारे चन्नी जी को ऐसे बोलते हैं कि चन्नी जी को कहना, आपके मुख्यमंत्री को कहना कि मैं सुखरूप पहुंचा गया हूं, और वो भी अधिकारियों के थ्रू कहते हैं, मुझे पक्का मालूम है कि अगर ऐसी कोई बात रहती तो चन्नी जी खुद के छाती पे गोली झेलते थे। और अब हमारी जो सोनिया जी है, मेरी नेता सोनिया जी ने तुरंत फ़ोन करके चन्नी जी को पूछा कि चन्नी जी क्या बात है, कैसी रही, उनकी सुरक्षा में कुछ लैप्सेस रहे क्या? क्योंकि जिस परिवार में इतनी बड़ी शहादत दी है, 2 व्यक्ति उस परिवार में आतंकवाद में खो गए हैं, वो कैसे ऐसे रिस्क ले सकती है और किस तरह ऐसे बातें कर सकते हैं? मैं ये बात आपसे इसलिए पूछी थी क्योंकि आप पंजाबी हैं बेसिकली, आपके फादर यहाँ से रहे हैं पंजाब से, तो मैंने ये बात इसलिए कि पंजाबी कभी निहत्तों पर बार नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री हैं तो उन पर तो हो भी नहीं सकता कभी, क्योंकि ये मीडिया में खबरें आ रही थी कि वो बंदा बाल बच गया जिस पर हमला ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। और ये खुद गाड़ी के, यहाँ के देश के होम मिनिस्टर के बेटे के गाड़ी के नीचे हमारे 6 बच्चे, किसान के बच्चे कुचले हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर के SPG की सिक्योरिटी क्या होती है हमने देखी है, क्योंकि बहुत बार सोनिया जी हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में आई हैं, उनके यहाँ टस के मस नहीं हो सकते, कोई भी रूल नहीं, कानून नहीं बदला सकता। और वहाँ पे वो बोल रहे हैं अगर वो रूल बदला है तो उसकी चौकसी, उसका इन्फो का जो उसके ऊपर SIT पर बिठाइए।
लेकिन आप किसी भी निरपराध को अगर आप पूछेंगे और उनको ये आरएसएस की टिपिकल मेंटालिटी है और ऐसे बताना और ऐसे करना, ये मुझे लगता है कि गलत बात है। आज पंजाब के साबिका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वार्ता की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी कैबिनेट में ले लो, क्योंकि अरूसा आलम उनके साथ रहती रही। आपको क्या लगता है कि देश के अंतरिंग मामलों में बाहर के लोग हस्तक्षेप करते हैं? अभी वो भाजपा में है। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुझे लगता है भाजपा के कार्यालय से की है, तो यही बहुत सारी बात कह देता है कि भाजपा कार्यालय से ये अगर ये कहते हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान से के साथ उनके कितने मधुर संबंध है ये सब हिंदुस्तान जानता है। तो हम वो बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनके बारे में नहीं कुछ कहेंगे, ये हमारे संस्कार नहीं हैं। ये आपका बड़ापन है कि किसी के वर्खिलाफ नहीं। अच्छा, कांग्रेस की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, सुनील जाखड़ की बात करें, लगातार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पंजाब में बात चलती रहती है कि आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले होता था पंजाब में के जो प्रभारी हैं यहाँ के कांग्रेस के, वही मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन इस बार कुछ रीत चेंज होती लग रही है। आपको क्या लगता है कौन सा मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस पेश करने वाली है? देखिए, ऐसे है कि ये सब हमारी कलेक्टिव लीडरशिप यहाँ पे काम कर रही है, और लीडरशिप कौन करेगा ये आने वाला काल ही बताएगा, और लीडरशिप हमारी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ऐसे नहीं होता है, तय करके कोई होता नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए थे तो विलासराव देशमुख जी प्रचार समिति के प्रमुख थे, वो तो कभी सीएलपी लीडर भी नहीं थे, ना प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री। तो ऐसे कभी तय करके होता नहीं है। तो जैसे भी पार्टी को लगेगा कि जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है तो उनको बनाएंगे। अभी सस्पेंस कायम रहेगा। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जैसे सर्वे आ रहे हैं, सी वोटर के आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनलों के आ रहे हैं, कुछ अखबारों के आ रहे हैं, कुछ इंटरनल आपने किए होंगे, तो उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आ रही। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखा जा रहा है, और ऐसे ही अकाली दल की बात करी है तो हंग एक जो विधानसभा बनती, हाँ असेंबली है, वो बनती दिखाई दे रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इससे क्या होने वाला है जी? मुझे ये लगता है कि हंग असेंबली नहीं होगी, स्पष्ट रूप में बहुमत कांग्रेस पार्टी का ही आएगा, क्योंकि लोगों को ये पता है कि अगर हंग असेंबली आती है तो सत्ता का घोड़ा बाजार चलता है और फिर पैसों का घोड़ा बाजार होता है। और मुझे लगता है कि पहली बार कांग्रेस ने चन्नी जैसे एक दलित वर्ग के आदमी को मुख्यमंत्री किया है, और एक अच्छा काम करने वाले लोगों की टीम यहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि पंजाब जैसे स्टेट में एक अच्छे काम करने वाली टीम खड़ी रह गई है। मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज पंजाब के लोग बहुत होशियार है और वो दे देंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सो इसी रजनी पाटिल जी जिन्हों ने एक एक गल पंजाब देश की सुरक्षा, नशा, कांग्रेस ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ BSF ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।